क्या आप में से किसी से क्वेश्चन हुआ, यस और नो? अगर नहीं हुआ है तो नहीं बोलेंगे जल्दी से। नो, ठीक है ठीक है, तो चलिए देखते हैं जल्दी से इसको, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये। इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, मैंने बोला था यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो मैंने माना एक यूनिट वेक्टर ए कैप है, दूसरा यूनिट वेक्टर बी कैप है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अपने को 1 दे रखा है। द रिजल्टेंट मतलब दोनों को ऐड करना है, तो ए प्लस बी करना था। इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, दिस रिजल्टेंट इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। मैंने रिजल्टेंट को माना सी कैप। कैप क्यों? क्योंकि ये भी एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। तो पूछा फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। तो ए कैप माइनस बी कैप जब करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया। तो करिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हमें पता है कि a प्लस बी, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो बेसिकली दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है। r क्या पढ़ा था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ से हमें पता है कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी 1 दे रखा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सी कैप इज द रिजल्टेंट, इसे r बोल सकते हैं, ये 1 दे रखा है। तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, मैं इधर से रूट हटा देता हूं। अब a is the magnitude of vector a which is also 1, b is also 1, तो मैं ऐसा Sorry, it's not coming. आप लोग अभी स्क्रीन और ऑडियो दोनों ही क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है। सो अपन बात कर रहे थे कि cos थीटा माइनस हाफ कब होगा। आप लोग अब इन कुछ चीजों को सीधे सीधे याद रख सकते हैं क्योंकि फ्रिक्वेंटली यूज होंगे। तो cos थीटा माइनस हाफ के लिए मैंने बोला था कि ग्राफ बनता है cos का कुछ ऐसा, ये 90 के बाद माइनस होगा, मतलब यहाँ पे कहीं ये माइनस नेगेटिव आने वाला है वैल्यू। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा is negative when sin is आप इसे बोल सकते हैं sin 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव cos थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है यहाँ पे। और sin जो माइनस हाफ है उसको ऐसा करते हैं, काम करते हैं, यहाँ चल लेते हैं इस जगह पे। cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, ये अपने को पता है क्योंकि अगर मैं पाई पे आता हूँ यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में पाई माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं माइनस हाफ या माइनस cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, मैं से ऐसा लिख लेता हूँ माइनस cos थीटा इक्वल टू हाफ। और यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ हाफ माइनस cos थीटा की जगह, तो cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos हाफ, मुझे पता है कब होता है, cos हाफ होता है 60 डिग्रीज पे, तो इसको लिख सकते हैं पाई बाई 3। यहाँ से आपको सॉरी cos पाई बाई 3, यहाँ से मिल गया पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 या थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो आप इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, दिस इज 120 डिग्रीज, cos थीटा इक्वल टू माइनस हाफ एट 120 डिग्रीज, आप इसे सीधा याद रखेंगे। तो बेसिकली अपने को यहाँ से cos थीटा पता चल गया, इसे अपन साइड में रख लेते हैं, ये तो कैलकुलेशन आपको दिखाने के लिए थी, इसे आप साइड में रख सकते हैं। फिलहाल cos थीटा अपने को समझ में आ गया कि दिस cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, यहाँ तक अपनी बात क्लियर होगी। ओके, अब अपने से पूछा क्या है, अपने से पूछा है यहाँ पे कि बताइए उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ठीक है, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड अपन जानते हैं कैसे लिखा जाता है, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, दिस इज द डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। तो इस फिर से वही बात आ गई, रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस
211 cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू आपने निकाल रखी है, दिस cos थीटा इज इक्वल टू -हाफ। यहाँ पुट कर देते हैं -हाफ, तो देखिए क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस और माइनस मिलके हो गए प्लस, अंदर हो गया टोटल 3, आंसर इज √3। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो करना वही था हमें, जो दो चीजें, दो फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे, एक समेशन का, दूसरा सब्ट्रैक्शन का। एक एडिशन पढ़ा था, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला, दिस वाज द फॉर्मूला फॉर वेक्टर एडिशन, इसको हमने यूज किया। बस ध्यान क्या रखना था यहाँ पे कि जो दोनों वेक्टर्स दे रखे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, वो पुट कर दिया, और साथ में दे रखा है कि जो रिजल्टेंट आया वो भी एक यूनिट वेक्टर आया, तो रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर आना मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी है 1। तो यहां से समझ में आ गया तुम दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा cos थीटा -हाफ। इस -हाफ को यूज करके हमने उन दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। डिफरेंस का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला हम जानते हैं, दिस फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड फिर से 1 पुट किया सबका, और अपना आंसर यहाँ से बता दिया। तो क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपको, यस और नो, जल्दी? यस सर। सभी लोगों को आवाज आनी चाहिए, बाकी लोगों की भी। सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत है तो पूछेंगे अभी। क्लियर, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं अपना इसका नेक्स्ट, जो वेक्टर में नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे। रिजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। रिजोल्यूशन मतलब तोड़ना, कंपोनेंट मतलब ये होता है कि उसको तोड़ना, एक वेक्टर को दो पार्ट्स में तोड़ना या तीन पार्ट्स में तोड़ना। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। भाई आपने ट्राइंगल लॉ से देखा, क्या देखा कि अगर ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, तो अगर मैं सी एक वेक्टर यहां बना दूं तो मैं लिख सकता हूं दिस ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। जो ए प्लस बी होगा उनका रिजल्टेंट सी होगा, ये हमने ट्राइंगल लॉ से देखा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मुझे सी वेक्टर बनाना है तो मैं ए और बी को एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर जोड़ दूं तो मुझे सी मिल जाएगा, यस और नो? अगर मुझे सी चाहिए तो मैं ए और बी को अगर इस एंगल पे जोड़ता हूं तो मुझे सी मिल जाएगा। तो दिस ए एंड बी आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर सी, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर सी। मतलब ऐसे दो या तीन वेक्टर्स जिनको जोड़ के अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर बना लूं, या जो वेक्टर मुझे चाहिए वो बना लूं, तो ऐसे दोनों वेक्टर्स या तीनों वेक्टर्स को क्या बोलेंगे अपन, कंपोनेंट्स। तो ए एंड बी आर द कंपोनेंट्स ऑफ सी। पर यहाँ पे स्पेशल क्या आता है, स्पेशल आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, या जिसे बोलेंगे नॉर्मल कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर या नॉर्मल कंपोनेंट्स। ध्यान क्या रखना है, जब भी ये वर्ड आएंगे ना, रेक्टेंगुलर या नॉर्मल, इनका मतलब होता है परपेंडिकुलर। इनका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। कि ऐसे दो वेक्टर्स या ऐसे तीन वेक्टर्स जो आपस में परपेंडिकुलर हैं और उन्हें अगर ऐड किया जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हमें चाहिए वो मिल जाए। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक वेक्टर है मेरे पास ए वेक्टर, मैं पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ, उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर which is making an angle theta with the x axis, ठीक है। दिस इज वेक्टर ए। मुझे इस ए वेक्टर के कंपोनेंट्स चाहिए। क्या चाहिए हमें, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, ये हमको चाहिए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या नॉर्मल कंपोनेंट्स, मतलब ऐसे दो कंपोनेंट्स, ऐसे दो वेक्टर्स जो आपस में परपेंडिकुलर हों और अगर उन दोनों को मैं ऐड करूं तो मुझे ए मिल जाए, ऐसे दो वेक्टर्स मुझे चाहिए। क्या बोला मैंने, कंपोनेंट्स मतलब ऐसे दो वेक्टर्स जो आपस में परपेंडिकुलर हों और उन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे ए वेक्टर मिल जाए रिजल्ट में, ठीक है। तो ऐसे दो वेक्टर्स मुझे चाहिए यहाँ पे। अब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैं एक वेक्टर अगर इधर बना लूं एक्स एक्सिस की तरफ और एक वेक्टर अगर ऐसे बना लूं वाई एक्सिस की तरफ, तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसको मैं नाम देता हूं ए एक्स, इसको मैं नाम देता हूं ए वाई।
ax क्यों बोला मैंने? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along x axis, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along y axis। तो a का x कंपोनेंट ax बोला, a का y कंपोनेंट ay बोला। अब ये कितने कितने हो कि इन दोनों का रिजल्ट मिला के a आ जाए, ठीक है। तो बहुत आसान सी बात है, क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ आपने पढ़ा हुआ है। आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ में अगर दो वेक्टर्स को मैं टेल टू टेल अरेंज करूं और इनका पैरेललोग्राम कंप्लीट करके जो डायगोनल बनाऊंगा वो रिजल्टेंट दे देगा। तो हमने पढ़ा था वहां पे कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस बी। ऑब्वियसली वेक्टर की बात हो रही है, रिजल्टेंट इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ पे भी क्या ये दो वेक्टर्स ऐसे हैं जिनको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ और उनका रिजल्टेंट मुझे a चाहिए? यस। तो मैं यहाँ पे भी एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ इस तरीके से। ये जो पैरेललोग्राम है इसमें दो वेक्टर्स हैं ax और ay। इन दोनों वेक्टर्स का अगर मैं ऐड करूं तो मुझे a वेक्टर मिल जाना चाहिए। और यही तो हमने कंपोनेंट्स की डेफिनेशन दी थी कि ऐसे दो वेक्टर्स जो आपस में परपेंडिकुलर हैं और उन दोनों को ऐड करने पे वो रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाए जिसके ये कंपोनेंट्स लिए जा रहे हैं। तो यस, ax एंड ay आर द कंपोनेंट्स। अब इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अब तो बड़ा आसान सा केस हो गया। हम क्या सोचते हैं कि ये ट्राइंगल है हमारे पास, इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, दिस हाइपोटेन्यूज इज a। तो क्या आप बेस ax निकाल सकते हैं? यस, आराम से निकाला जा सकता है। ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पे ये a है, ये ax है, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज ay। क्योंकि अगर ये ay है तो ये भी ay है, ठीक है। तो ay ट्राइंगल से आराम से निकालते हैं। देखिए ax को मैं क्या लिख सकता हूँ, या ax बाई a इज इक्वल टू साइन थीटा, और ऐसे ही ay बाई a इज इक्वल टू कॉस थीटा। ट्राइंगल में लिखना आता ही है हमें। ax यहाँ से कितना मिल गया, a साइन थीटा के बराबर मिल गया। ay कितना मिल गया यहाँ से, a कॉस, सॉरी उल्टा लिख लिया मैंने, आई एम सॉरी। ax बाय a इज कॉस थीटा, एक ay बाय a इज साइन थीटा। तो ये हो जाएगा उल्टा a कॉस थीटा और ये हो जाएगा a साइन थीटा। तो ये दोनों इनके आगे मैग्नीट्यूड जो आपको ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखना है? अब तो अपने को समझ में आ गया कि दो वेक्टर्स अगर ऐसे हैं जिनको मिलके ए वेक्टर बनाया जा सकता है तो वो दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पे एक होगा a cos थीटा, एक होगा a sin थीटा, जहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर इज a मेकिंग एन एंगल थीटा विद a cos थीटा। तो हमेशा ध्यान क्या रखना है, एक वेक्टर के अगर आपको दो कंपोनेंट्स निकालने हैं तो आप हमेशा क्या करेंगे, दो परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर बनाएंगे। उन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में से जिसका एंगल थीटा बन रहा है वो हो जाएगा कॉस थीटा वाला, जिसके साथ थीटा नहीं बन रहा वो हो जाएगा साइन थीटा वाला। इसको इस तरीके से याद रखना है, हमेशा ध्यान क्या रखना है, ये ax इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा ऐसा नहीं है। ये ax हमेशा a cos थीटा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये a sin थीटा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? हमें ट्राइंगल देखना पड़ेगा। सोचो अगर यहीं पे आपको ऐसा दिया होता कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे एक वेक्टर है a वेक्टर, और इस बार थीटा यहाँ पे दे दिया आपको, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे अभी भी इस डायरेक्शन का जो वेक्टर है ये ax है, इस डायरेक्शन का जो वेक्टर है ये ay है, क्योंकि x वाला x बोलेंगे, y वाला y बोलेंगे। इस बार आप अगर ट्राइंगल बनाते हैं तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज ay, दिस इज ax, और इस बार थीटा यहाँ पे है, दिस इज द थीटा। तो ये जो अंदर वाला एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा बन रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल को ऐसा ना बना के ऐसा बना दीजिए, ऊपर वाला ट्राइंगल ले लीजिए, आप ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में अपने को दिख रहा है कि दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ax, दिस इज ay एंड दिस इज a। देखिए ये ax है तो ये भी ax है ऊपर वाला, ये ay है और ये a है। तो यहाँ से अपने को बात समझ में आती है कि इस बार आप लिखेंगे अगर तो क्या लिखेंगे, ay बाय a इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ लिखेंगे ax बाई a इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस बार आपके पास a y आएगा a cos थीटा और यहाँ से ax आएगा a साइन थीटा। तो ध्यान दो ये पिछली बार का उल्टा हो गया। पिछली बार आपने क्या लिखा था, x में लिखा था a cos थीटा, इस बार y में आ रहा है a cos थीटा। वहां पे y में था a साइन थीटा, यहाँ पे x में आ रहा है a साइन थीटा। तो ध्यान क्या देना है, ध्यान हमेशा देना है कि जिस एक्सिस के साथ ये थीटा बनाएगा उधर cos थीटा आएगा, सीधा सा हिसाब। वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है उस तरफ a cos थीटा आएगा।
अब चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वो वाई एक्सिस हो, जिस एक्सिस के साथ थीटा उधर कॉस थीटा, ये आपको याद रखना है। तो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, एक ए कॉस थीटा होगा, एक ए साइन थीटा होगा। एक्स की तरफ कौन सा होगा, वाई की तरफ कौन सा होगा, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा बाय व्यूइंग द एंगल थीटा जो किस एक्सिस के साथ बन रहा है। ठीक है, तो इसके कुछ अपन प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और इसके बारे में देखते हैं। पर उससे पहले एक बात और अपन यहाँ देख सकते हैं कि आपने देखा इन दोनों को मिलाने से आपको ए वेक्टर मिल गया। अब क्योंकि मुझे पता है कि x की तरफ जो भी वेक्टर होता है मैं उसे आई कैप लिख सकता हूँ, और y की तरफ जो भी वेक्टर होता है उसे मैं जे कैप लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है भैया कि ए एक्स जो यहाँ मिला था मुझे ए कॉस थीटा, उसे मैं लिख सकता हूँ ए एक्स आई कैप, यानी ए कॉस थीटा आई कैप, और इसको लिख सकता हूँ ए साइन थीटा जे कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए। तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका है। फिर मैं बता देता हूँ, आपने अब दो तरीके सीख लिए एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। पहला वेक्टर था ग्राफिकल मेथड, जिसमें आप वेक्टर को एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना देते विद डायरेक्शन, विद एंगल एंड विद मैग्नीट्यूड, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। दिस इज द ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड आपने सीखा है ये वाला, दिस इज एनालिटिकल मेथड। नाम से कोई मतलब नहीं है हमें ग्राफिकल एनालिटिकल कहने की बातें, पर दो मेथड आपने सीख लिए, एक जिसमें आपने ड्रॉ किया, दूसरा जिसमें आपने मैथमेटिकली लिखा। ठीक है, मैथमेटिकली लिखने में अपने आई जे, और अगर जेड में भी होता तो के को भी हम यूज करते, ये यहाँ खास बात है। तो किसी भी वेक्टर को दो तरीके से बताया जा सकता है, एक ड्रॉ करके, दूसरा मैथमेटिकली लिख के। तो मैथमेटिकली लिखने में आपको यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, आई कैप, जे कैप एंड ऐसे ही के कैप की जरूरत आपको इसमें पड़ने वाली है। ठीक है, ऐसे आप अगर इस वेक्टर को लिखेंगे, यहाँ वाले वेक्टर को, तो यहाँ देखो क्या लिखोगे, दिस ए वेक्टर कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस ए वाई, ये दोनों इसके कंपोनेंट थे। ए एक्स को अगर देखें तो यहाँ एक्स आया था ए साइन थीटा, जो भी एक्स की तरफ है उसमें आई कैप, जो भी वाई की तरफ है उसमें जे कैप, दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर ए। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये इसका कहलाएगा एक्स कंपोनेंट, जो एक्स की तरफ है एक्स कंपोनेंट, जो वाई की तरफ है वो कहलाएगा वाई कंपोनेंट। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि कैसे आप एक वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स निकाल पाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसी के अपन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे बता रखी है आपको। यहाँ पे एक वेक्टर है जिसका एंगल यहाँ पे बन रहा है 37 डिग्रीज, इसका मैग्नीट्यूड है 10। आपको पूछा बताइए इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, इसका वाई कंपोनेंट कितना होगा, और इस वेक्टर को आप मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 दे रखा है, एक्स के साथ 37 डिग्री बना रहा है, वाई के साथ जो भी एंगल बचा हुआ वो दिख बना रहा है। आपको पूछा गया कि बताइए एक्स और वाई कंपोनेंट कितने कितने होंगे, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा। आप लोगों में से जिनको 37 की वैल्यू नहीं पता मैं बता देता हूँ, आपको याद रखनी है, ये वैल्यू बहुत काम आती है हमेशा। साइन 37 is given as 3/5, cos 37 is given as 4/5। ठीक है, ऐसे ही जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 53 और 37 मिलकर 90 बनते हैं ना, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसमें साइन में आ जाएगा 4/5 और cos 53 में आ जाएगा 3/5। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए जल्दी से कि इसका x कंपोनेंट कितना आना चाहिए और y कंपोनेंट कितना आना चाहिए। याद कर रखना है, जिसके साथ थीटा उधर cos थीटा। दीजिए आंसर, क्या आंसर आना चाहिए इसका। जिसके साथ थीटा उधर cos थीटा, तो x कंपोनेंट कितना आ जाएगा, आंसर देना पड़ेगा भैया। आदित्य कितना आएगा आंसर, एक्स कंपोनेंट कितना लिखना चाहिए मुझे। बोलो बोलो जल्दी।
एक्स कंपोनेंट कितना लिखना चाहिए? आदित्य सुन नहीं पा रहा हूं मैं तुम्हें, ढंग से बोलो। नो आई कैन नॉट हियर यू। ठीक है, तमन्ना। जल्दी रिप्लाई करो भाई, क्लास आगे बढ़ानी है। तमन्ना। ओके कृपा, क्या लिखना चाहिए एक्स एक्सिस में, एक्स कंपोनेंट में? कृपा, क्या लिखना चाहिए एक्स एक्स कंपोनेंट में? सर 2 मिनट। ठीक है, तो बोलो भाई, ये सब सारी चीजें बोलनी पड़ेगी तभी मैं इसको फिर से समझाऊंगा। ओके, सो मैं फिर बता देता हूँ। एक्स कंपोनेंट यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि जिसके साथ एंगल बन रहा है, किसके साथ एंगल बन रहा है? एक्स के साथ एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पे दो कंपोनेंट हमारे पास हमेशा होते हैं किसी भी वेक्टर के, एक होता है ए कॉस थीटा, एक होता है ए साइन थीटा। ये दो वेक्टर्स ही हमारे पास हमेशा होने वाले हैं। अब इनमें से कौन सा कॉस थीटा लिखेंगे और कौन सा साइन थीटा, मतलब एक्स की तरफ कौन सा लिखूं, वाई की तरफ कौन सा लिखूं, ये सोचने वाली बात है। और इसमें सिर्फ एक ही रूल काम करता है कि जिस एक्सिस के साथ थीटा आप बना रहे हो, हियर थीटा इज 37 डिग्रीज, उसके साथ आप कॉस थीटा लिख लेंगे। तो बेसिकली इस तरफ जो आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा, इस तरफ जो आएगा वो आएगा ए साइन थीटा। सीधा सा हिसाब है। तो आप लिखेंगे ए एक्स को ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए की वैल्यू आपको दे रखी है 10, कॉस 37 डिग्री, मैंने साइड में वैल्यूज बता रखी हैं। cos 37 इज 4/5, तो यहां से आएगा 8। ऐसे ही y एक्सिस की तरफ जो आएगा, अब क्योंकि cos थीटा तो आप इधर लिख चुके, थीटा यहाँ बन रहा था, तो दूसरा बचता है a sin थीटा। a sin थीटा आप लिखेंगे इस डायरेक्शन में, तो a y इज गिवन बाय a sin थीटा। अगेन a इज 10, sin 37 degrees and sin 37 is given by 3/5, तो ये हो गया 6। तो दोनों कंपोनेंट्स आपको मिल गए, एक आ गया 8, एक आ गया 6, दोनों मिलके बन गए 10। पाइथागोरियन थ्योरम भी यही कहता है, याद करो, 6 8 10। ठीक है, ऐसे ही 3 4 5 है आपके पास, ट्रिपलेट्स हैं सारे, तो 6 8 10 ये आपके आ गए इसके कंपोनेंट 6 और 8। तो अब ए वेक्टर को लिख सकते हैं सीधा सीधा, एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर जो कंपोनेंट आया 8 आया, तो आप लिखेंगे 8 आई कैप। वाई डायरेक्शन में आया 6, तो आप इसे लिखेंगे 6 जे कैप। दीज आर द टू कंपोनेंट्स, खत्म बात।